जय हिंद। एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, उसी सीरीज में एक आज हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे और इसको देखेंगे। और इसमें कुछ 10 से 15 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उसने बोल रखा है द रेशियो ऑफ इनकम का रेशियो दे रखा है। ठीक है, इनकम का जो रेशियो है वो दे रखा है इसने 5:4। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो रेशियो है 6:5। ठीक, आगे बोल रहा है सेविंग। जो ये सेविंग होगी ना, हम लोग इसको जो सेविंग का जो रेशियो है हम लोग उसी को वैल्यू बोलेंगे। ये 7 रुपये बचाता है, ये 5 रुपये। हमने देखा जब भी अगर यहाँ पे वैल्यू दे रखी होती थी तो हम उसको ऐसे रखते थे। ठीक है, अगर वैल्यू नहीं दे रखी है, जैसे 700 रुपये या 500 रुपये बोलता है, 7,000 या 5,000 बोलता है, तब भी बात वही पड़ती, क्योंकि रेशियो निकालना, क्योंकि जो हमसे पूछा गया है ना वो परसेंटेज पूछा गया है, मीन्स वो रेशियो पूछा गया है। परसेंटेज का मतलब ही रेशियो होता है, तो इसका मतलब यही मेरे लिए क्या है, वैल्यू होने वाली है। ये मेरे लिए वैल्यू है। अगर ये 700 होता, ये 500 होता, 7,000 होता, 5, क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि ये रेशियो है एक प्रकार से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो इसमें। क्रॉस प्रोडक्ट लगाने में क्या होता है, 5 5 25, 6 चौके 24, 25 में से 24 घटेगा तो 1। ठीक, 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, तो बोलो डिफरेंस कितने का, 5 का। तो 1 का मतलब 5 है, तो उसकी इनकम 5 है, तो 5 का मतलब कितना, 25। इस 25 रुपये, अब मैंने क्या बोला कि ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक, 25 रुपये में से वो 7 रुपये बचा रहा है, तो कितने परसेंट बचा रहा है, वो यही बोल रखा है ना, प्रतिशत बचाता है। तो ये कितने प्रतिशत बचाता है, 7 रुपये बचा रहा है, कितने में से, 25 में से गुणा कर देंगे, 100% निकल जाएगा। 25 चौके 100, तो 7 चौके 28, तो 28% क्या हो जाएगा पहले वाले का आंसर। 28% क्या हो जाएगा पहले का आंसर। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा समझ, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगला क्वेश्चन देखो। इसने बोल रखा है 3 इयर्स का जो CI और SI का डिफरेंस है, 3 साल का ना, CI माइनस SI जो दे रखा है इसने, वो दे रखा है हमें कितना, 186। और R% दे रखा है कितना, 10। और यहाँ पे पूछा गया हमसे प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल पूछा गया। देखो कभी भी हमारे पास ना एक तो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले से हम इसको नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि 3 साल के लिए बोल रखा है, तो इसको मैं 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, लेकिन ऐसा हिस्सा होना चाहिए 3 बराबर में कि जब मैं जो रिमेनिंग पार्ट होगा ना, जैसे अगर मैं इसको 3 6 18, 3 दूनी 6 करता हूँ, तो इसमें कुछ बच रहा है नहीं, 0। लेकिन अगर मैं इसका जो हमारे पास रेट परसेंट है वो निकालो ना, तो इस बचे हुए अमाउंट के बराबर होना चाहिए। ध्यान से समझो, इस पार्ट के मैं 3 ऐसे हिस्से करूंगा। अगर मैंने बोला कि डायरेक्ट 3 हिस्से कर दिए बराबर, तो 3 हिस्से बराबर करूंगा तो उसका 10% रिमेनिंग जो बच जाता है उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ तो कुछ बच ही नहीं रहा, 0। इसका 10% 6.2 होगा, ये 0 है, तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ है। तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे देखो, इसको मैंने कितना, 60 + 60 + 60, और बचा कितना, ये रिमेनिंग हिस्सा वो था 6। तो मैंने क्या बोला, इस इक्वल हिस्से को, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, एक इक्वल हिस्सा होता है ना, उस एक हिस्से को लेके उसका जो 10% होगा ना, जो परसेंटेज दे रखा है, वो किसके बराबर होना चाहिए, फिर बचे हुए के बराबर। तो देखो हो रहा है बचे हुए के बराबर। इसका मतलब हो गया कि R का ये जो बचा हुआ है ना, ये इस पे क्या है, परसेंटेज जो एडिशनल परसेंट लग रहा होगा ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसका मतलब ये वही चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जैसे मुझे पता चला है कि हाँ यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 60 पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये 10 का 10% ही किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। इस 10 का 10% ही किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो 0 से 0, इस 0 से 0, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 60। तो बताओ 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 60 के आगे 2 0 और जोड़ दो, तो 6000 इसका क्या आ जाएगा आंसर। आ जाएगी बात समझ। जो परसेंटेज होता है ना, बस वही है, मतलब प्रिंसिपल पे, ये प्रिंसिपल का ही है, ऐसे समझ लो। 100 हम लोग प्रिंसिपल लेते हैं, तो प्रिंसिपल का ही। तो ये एक बेस्ट तरीका है 3 साल के क्वेश्चंस को करने का। ऐसे कैसे आते हैं, जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे वहाँ पे इसको क्लियर करेंगे। बट ये एक मेथड है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक,
बस आपको ये डिवाइड करना आना चाहिए। तो इमीडिएट तो इतनी जल्दी हम सीख नहीं सकते, बट अगर इसमें प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, तीसरा। हाँ, उसने बोल रखा है बोथ m एंड n, m प्लस n एक टब को 20/3, ये टोटल वर्क हो जाएगा, बराबर इसी काम को बोल रहा है m 4 दिन में प्लस n 9 दिन में, n कितने दिन में 9, ये टोटल वर्क। ये हमारे पास क्या है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क आप जिसको बोलते हो। ठीक, तो यहाँ से m और n का रेशियो निकल जाएगा। तो बताओ फिर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 तियाँ 12 में से 20 m, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको 3 को, तो 3 चौके 12, 12 m, इस 20 को इधर करेंगे, 20 और 12 का डिफरेंस आता है 8 m इक्वल्स टू 9 तियाँ 27 और 20। ठीक, तो m बट्टे n बराबर आ जाएगा 7/8, आएगा कि नहीं आएगा। टोटल वर्क अब m प्लस n, टोटल वर्क ये था m प्लस n इंटू 20/3, तो 7 धन 8, टोटल वर्क हो जाएगा 15, m प्लस n की जगह 7 धन 8 15 गुणा 20/3, ये टोटल वर्क हो जाएगा। शायद n से पूछा था, देख लो। अब पूछा गया इसने बोल रखा है n द्वारा टैंक कितने समय में, तो n कितना है यहाँ पे, n है 8, तो 8 इसकी एफिशिएंसी, तो 3 पंचे 15, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 5 पच्चे 25 बट्टे कितना हो जाएगा 2, जो किसके बराबर है 12.5। तो 12.5 घंटे में ये क्या कर लेगा, इसको भर लेगा। आ जाएगी बात समझ। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसने बोल रखा है 3 बुक है, पुस्तक है, जिसका टोटल रेट है, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड, इन सब का जो रेट है वो लिखा है इसने 1700। आगे उसने बोल रखा है दूसरी जो पुस्तक है वो पहले से 25%, अगर पहले को 100 लेता हूँ तो दूसरे को कितना, ये इससे CP ना, CP के लिए देखो, ये इससे +25 है, +25% मीन्स 125। इसके बारे में, सी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन प्रॉफिट दे रखा है। पहले वाले में 20% प्लस 20% होता है, तो ये 120 हो जाएगा। दूसरे वाले का कुछ नहीं बोल रखा है अभी, और तीसरे वाले का बोल रखा है 10%, यहाँ पे बोल रखा है +10%। तो मैं ये मान लेता हूँ कि सपोज तीसरा, अच्छा क्योंकि अब तीसरे वाले को कुछ दिया नहीं है तो हम लोग इसको कर लेते हैं A, इसको भी A, तो इसको मैं बोल देता हूँ सपोज ये है 100B, तो इसका 10% हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये CP था तो ये SP है। सेलिंग प्राइस इसका 20% के हिसाब से 120A होना चाहिए, इसका अभी नहीं पता, इसका हो जाएगा कितना 10% के हिसाब से 110B। इतनी बात आ जाएगी समझ। आगे उसने बोल रखा है B द्वारा अर्जित, इस पे 35% का प्रॉफिट चाहिए, +35%। ठीक, लेकिन अगर आप देखोगे ना यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये 125 का 35% निकालना, ये बड़ा क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ना, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बन जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, क्योंकि इसने 25% बोला था तो इसको इजी करने के लिए ना, जैसे मैंने 35% देखा तो मैं इसको मान लेता हूँ 80, इसको कितना मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 80 का 125/100 अगर आप निकालोगे, देखो 25 पंजे 25 चौके 100, 4 से कितनी बार 20 बार, तो 20 पंचे 100 होगा कि नहीं। 80 का 25% ज़्यादा था ना, तो 25% ज़्यादा ठीक 100 आ रहा है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करने में, क्यों, क्योंकि इसका 35% होगा 135A, होगा कि नहीं होगा, और इसका 20% निकालना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16 96A। कोई दिक्कत, 8 दूनी 16 मतलब 20% 16 ज़्यादा, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये इसका सेलिंग प्राइस है ये। अच्छा, उसने एक और चीज़ दे रखी है, देखो इन तीनों का सम तो दे रखा है उसने 1700 के बराबर, कॉस्ट प्राइस ये प्लस ये प्लस ये 1700। अगली चीज़ जो दे रखी है इन दोनों का सेलिंग प्राइस दे रखा है, इन तीनों का कॉस्ट प्राइस ये था, इन दोनों का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 1360, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब 135A की। तो देखो कैसे करोगे, कैसे करना है इसको, दो इक्वेशन बनेंगी, 80A + 100A, 180A + 100B किसके बराबर है 1700 के, है कि नहीं, ये तीनों का कॉस्ट प्राइस हो गया 1700। 96A + 110B किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1360 के। तो इससे एक 0 कट गया। मुझे देखो यहाँ पे A चाहिए, B को हटाना है, तो B को हटाने के लिए बताओ, इसको बराबर करूंगा और माइनस कर दूंगा। बराबर करने के लिए किससे इंटू करना है, 11 से इंटू कर दो इस पूरे को।
तो 11 से 18 एकम 18, 18 और 1 19, 198A प्लस, अब मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा, देखो मैं क्योंकि मैं सीधे माइनस कर दूंगा भाई, 110 ये हो जाएगा, 110 ये हो जाएगा, चलो लिख लो, अभी तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, प्लस 110B बराबर 17 एकम 17 और 1 18, इतना आ जाएगा भाई। 17 से 11 को गुणा करोगे तो ये, अब इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 98 में से 96 2, तो ये 102A, ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस करते ही, बराबर इसमें से इसको माइनस करना है 0, 7 में से 6 1, 8 में से 3 5, 102A का मतलब 5, तो 510, तो A का मतलब कितना आ जाएगा 5, 5 बार कटेगा, जैसे ही A का मतलब 5 आ जाएगा तो 135 गुणा A कितना हो जाएगा बताओ, इंटू 5 करेंगे 135, देखो यहाँ पे 135 इंटू 5, यही आंसर हो जाएगा। तो 5 बचे 5 3 15 16 17, 5 एकम 5 और 1, तो 675 इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था, जो किसके लिए, सेकंड वाले के लिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता था। आ जाएगी बात, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कौन सा आ जाएगा, ये डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बनाना है, बस आपको ये समझ आना चाहिए कि परसेंटेज टू कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट है, इसने बोल रखा है एक ठोस सिलेंडर, एक सिलेंडर है, ठीक, उसका जो रेडियस है, कैपिटल R में लिख रहा हूँ, वो है 23 और हाइट है उसकी कितनी 26। इसने बोल रखा है छोटे छोटे सिलेंडर में कितने, दोनों तरफ ना जो R है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का क्या बनाया जाता है, एक हेमिस्फीयर बनाया जाता है। तो अब टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया। देखो कैसे सॉल्व करना है, ये आपके पास मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आपके पास एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर है। तो पहले अगर मैं क्या करूँ, टोटल सरफेस एरिया निकाल देता हूँ। सरफेस एरिया होता क्या है, जहाँ जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब ये पूरा एरिया, ये जो भी मैं टच कर रहा हूँ ना, ये सिलेंडर है, बंद है, ढक्कन लगे हुए हैं दोनों साइड से, तो बाहर ही मैं क्या कर सकता हूँ, इसको टच कर सकता हूँ। तो बाहर वाला एरिया हो जाता है क्या, टोटल सरफेस एरिया, देखो 2πr r प्लस एच, कैपिटल H, ये बड़े वाले के लिए, ठीक। अच्छा ये तो टोटल हो गया, इसमें से अब उसने क्या कर रहा है, 3 यहाँ पे गोले बना दिए और 3 गोले यहाँ पे बना दिए, मतलब जो हेमिस्फीयर बना रहे हैं ना, तो ये कौन सा एरिया हट जाएगा फिर, ये तो पूरे का था, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक गोल सा कटोरी टाइप का बनने लग जाएगा। मीन्स वो वाला जो टच था वो अब यहाँ पे टच थोड़ा ना होगा, वो तो निकल गया। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 सर्कल निकल गए तो -6π स्मॉल r स्क्वायर, ठीक लिखा है, 6 सर्कल निकल गए। लेकिन जैसे ही सर्कल निकले तो जैसे वो कटोरी टाइप का होता है ना, इस टाइप का कुछ बनेगा। तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ वो अंदर की तरफ को, कुछ ऐसे कटोरी नुमा हो जाएगा, तो ये टच कर सकते हैं। तो वो हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है ना, अब देखो आधा यहाँ से, 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 आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा। तो एक हेमिस्फीयर, 1 और 1, तो 3 हेमिस्फीयर निकल रहे हैं, ये मान के चलो। तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर। बस ये हमें सॉल्व कर देना, आंसर, बात आ जाएगी समझ। तो ये 3 और निकले, वो जो समझ रहे हो ऐसे जो निकलेंगे ना, तो ये वाला अब टोटल निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया के लिए। तो ये क्या हो जाएगा फिर, हेमिस्फीयर हो जाएगा, और हेमिस्फीयर के लिए हो जाता है 2πr स्क्वायर। लेकिन आप देखोगे कि ये और ये आधा मिलके 1 बना देगा, तो 1 का क्या हो जाता है 4πr स्क्वायर। इतनी बात आ जाएगी समझ। अब इसको क्या करना है, सॉल्व भी करना है। देखो मैं यहाँ सीधे वैल्यू रख रहा हूँ, यहीं पे कर लेते हैं। 2πr, r कितना है यहाँ पे 23, 2π 22/7, r हो जाएगा 23 इंटू r प्लस एच बोलो कितना, r प्लस एच बोलो कितना 49, इन दोनों को जोड़ोगे तो 49 प्लस, देखो 4 तियाँ 12 में से 6 घटेगा, 4 तियाँ 12 πr स्क्वायर, 6πr स्क्वायर, तो 12 में से 6 पाई 22/7, r कितना था यहाँ पे 3.5, तो 3.5 को 35/10 और 35/10 लिख दिया। बस आप इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। देखो 7 से 7 टाइम्स, ठीक, 7 से 5 बार, ठीक है, 5 से 2 बार, ठीक, 2 से, अब देखो 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, ठीक, 2 से कितनी बार 11 बार, 2 से कितनी बार 3 बार, तो ये हो जाएगा 11 तियाँ 33 गुणा 7, तो 7 तियाँ 21 22 23, इतना ही होगा।
भाई 33 इंटू 7, 7 या 21, 7 या 21, 22, 23 प्लस, अब इस वाले को सॉल्व करो, देखो ये कैंसिल आउट हो गए, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 4 50, कोई दिक्कत, और 7 दूनी 14 अलग से रहा, तो 14 छक 84 और 14 पंचे 70, 14 छक 84 और 14 पंचे 70 प्लस कितना कर देना है यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 7084 प्लस आ जाएगा आपके पास 231, तो 4 और 1 5, 8 और 3 11, 2 और 1 3, 715 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो सीधा सीधा सा तरीका ये था भाई, तुम्हें सिर्फ ये टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना था वो समझना था, बाकी वैल्यू रखना था, इतना कैलकुलेशन तो हमें आता ही है, थोड़ा सा गुणा भाग करना था, तो ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, अगर मैं करता तो शायद मैं सिर्फ ये 2 लाइन करता, तीसरे में आंसर आ जाता, ठीक है, तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। बाकी अगर ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन से तो कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग बस फैक्टर देखते हैं 11 से कट रहा है कि 7 से कट रहा है कि कुछ इस तरीके से, है ना, वो अलग चीज़ है। बट अभी ऐसे ऑप्शन आते हैं जहाँ पे हर एक ऑप्शन में वो 11 से भी कट रहा होगा, 7 से भी कट रहा होगा, तो वहाँ पे बड़ा दिक्कत हो जाएगा तुम्हें। चलो एक अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो इसने बोल रखा है अ वर्टिकल टावर स्टैंडिंग एट अ कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, इसके कहीं कोने में, मीन्स यहाँ पे एक टावर है, मैं टावर को कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ, ये हमारे पास टावर है, उसने बोल रखा है फील्ड सबस्टेंस एंगल ऑफ 60 एंड 45, यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि सपोज ये वाले इस कोने पे 60 का है और यहाँ से इस वाले कोने के लिए, अच्छा छोटा वाले के लिए ये 60 का होगा, बड़े वाले के लिए 45 का होगा, ये पता है, इसको 45 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कम और इसको ज़्यादा कर रखा अभी। अच्छा आगे वो बोल रहा है कि उसके बाद इफ़ थीटा इज द एंगल दैट इज सबस्टेंड, अब जो तीसरा इस वाले कोने से यहाँ तक का जो एंगल है ना वो है थीटा, ये कौन सा है एंगल थीटा, तो हमसे पूछा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू निकाल दो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉट थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये एक टावर है हमारे पास, ठीक है, ये एक टावर है, ठीक, अब देखो इसको सपोज मैंने टावर की हाइट जो है ना उसको ले लिया h, टावर की हाइट जो है वो ले ली h, ये h है, यहाँ से ऐसे में देखना ये है ना, ये एक एंगल बन, ये वाला एंगल दे रखा है उसने, ये टावर तो ऐसे स्टैंड है ना, ये वाला एंगल है 45, दिख रहा है आपको, ये एंगल क्या कौन सा बनेगा, ये और ये 45 बनेगा, यहाँ पे 45 बनेगा, 45 बनेगा, मतलब अगर ये h हाइट है, ये इसका बेस है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, अगर मैं इसको h लेता हूँ तो इसका मतलब ये भी h होगा, क्योंकि भाई ये है ना हाइट, अगर 1045 होता है क्या है, 1045 होता है 1/1, मतलब जितना हाइट होगा उतना ही बेस होगा, 1045 यही तो कहते हैं 1:1 का मतलब क्या है, हाइट और बेस सेम, तो अगर मैंने हाइट h ले रखी है तो बेस कितना हो जाएगा, फिर वो भी h हो जाएगा, बात आ जाएगी समझ। इसी में पार्ट 2 को समझो, अब ये बना, यहाँ से एंगल 60 बना रहा है, ये हाइट हो जाएगी, बेस क्या होगा फिर 1060, आपको पता है 1060 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, हाइट जो परपेंडिकुलर मैंने h ले रखा है अपॉन बेस कितना हो जाएगा, वो मैं मान लेता हूँ सपोज a, तो यहाँ से 1060√3, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ना, ये वाली ये बन जाएगी आपके लिए h की √3 ना, √3 a कितना हो जाएगा h/√3, देखो ये h/√3 है ये। अब मुझे क्या चाहिए, अगर देखो अब मुझे इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना, ये एंगल दे रखा है थीटा, ये खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये टावर खड़ा है, ये वाला एंगल दे रखा है थीटा, अगर मुझे बेस मिल जाता तो मैं क्या लगा देता, हाइट बेस, ये निकल जाता, ठीक है निकल जाता कि नहीं 10 थीटा, क्योंकि कॉट थीटा पूछ रखा है, कॉट थीटा क्या हो जाता है बेस अपॉन हाइट परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे अगर मुझे बेस मिल जाए, परपेंडिकुलर तो h है, तो बेस कैसे निकलेगा, वो इसी तरीके से निकलेगा, देखो यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे ये पता चल जाता है तो मैं सीधे सीधे लगा सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू, ये क्या होगा इसका डायगोनल, अगर डायगोनल है, अब आप बताओ ये h/3 है और ये वाली चीज़ हमारे पास h है, तो डायगोनल निकल जाएगा। डायगोनल कैसे निकलेगा, देखो डायगोनल ये मिटा देते हैं या कहीं और करें, देखो इसको मिटा देता हूँ अभी, ये तो समझ आ जाएगा ना, 1060 यहाँ पे रखा है और थीटा और 45 से ये निकल गया था, ठीक है, कॉट थीटा अभी निकालते हैं, तो पहले ये बेस निकालते हैं, तो अब ध्यान से समझो, ये क्या हो जाएगा फिर, इसका स्क्वायर मीन्स जो हमारे पास डायगोनल है ना उसका स्क्वायर, d मान ले, d का स्क्वायर बराबर h² अपॉन
3 प्लस एच का स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? ऐसी तो होगा, एच स्क्वायर अपॉन 3, ये स्क्वायर करा और ये एच का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो डी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास बाहर एच, या ऐसे करो 4h स्क्वायर, 4h का स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा? फिर d आ जाएगा आपके पास 2h अपॉन रूट 3, 2h अपॉन रूट 3। अब बताओ भाई, ये बेस है, ये हाइट है, और हमें पूछा था कॉट थीटा। क्या पूछा था? कॉट थीटा। देखो यहीं पे लिख दें, देखो कॉट थीटा का बेस कितना है? 2h अपॉन रूट 3, 2h अपॉन रूट 3 इंटू हाइट कितनी है बताओ? हाइट तो h ही थी, तो h कर दिया, तो h से h कटा तो 2 अपॉन रूट 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है कि यार h अपॉन h, तो आप क्या कर सकते हो? इसका रेशियो निकाल सकते हो, तो इसको रूट 3h मान लेना, हाइट को भी उस समय रूट 3h मानना पड़ेगा, ठीक है? तो वो कन्फ्यूजन ना हो करके मैंने सीधे वहीं पर वैल्यू रख दी। अदरवाइज आप इसका भी रेशियो बना सकते थे, ठीक है, कि यहाँ पे अगर इसको h मान लेते तो इसको रूट 3 मान लेते, तो फिर ये डायरेक्टली 2h आ जाता, फिर हम वैल्यू रख देते, तो वो अलग चीज़ है। अगर उतना तुम्हें समझ आ जाता है ना कि इसको जैसे मैंने रेशियो बनाया ना, ये h अपॉन रूट 3 था, रेशियो h, तो रूट 3 इधर चले जाता, रूट 3h हो जाता। तो कहने का मतलब है कि ये रूट 3 हो जाता, ये h हो जाता, तो ये कितना हो जाता? 2h। अब हमारे पास कॉट थीटा अगर कितना हो जाता? रूट 3h ना, तो हाइट भी रूट 3h ही माननी पड़ती उस समय ना, रूट 3h। तो कॉट थीटा क्या हो जाता फिर? बेस 2h अपॉन रूट 3h। तो वैसे भी हम कर सकते थे, ठीक है? तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिफिकल्ट था, इजी क्वेश्चन था, बट आप कंसेप्ट को समझ लेते। चलो आगे बढ़ जाएं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल विच D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC। देख लो, ये हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है, ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, C अ ट्राइंगल, D और E उसमें पॉइंट है, ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा। साथ ही साथ इसने बोल रखा है DE पैरेलल है किसके? BC के। AD दे रखा है इसने 2, ये 5.2 दे रखा है D से B या BD, और लास्ट में AC भी दे रखा है कितना? 9, और शायद हमसे पूछा है कितना? A से E, ठीक, A से E पूछ रखा है। तो कैसे करेंगे? देखो, जो इसने बोल रखा है ना DE पैरेलल BC, बस यहीं से क्वेश्चन बन गया। DE पैरेलल अगर BC के है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ADE और ABC क्या होंगे? दोनों सिमिलर। इसका मतलब ये हो गया भाई, ये एंगल क्योंकि पैरेलल है, बराबर, ये दोनों में कॉमन, तो इसका मतलब सिमिलरिटी लगेगी। तो इसका मतलब अब देखो, ये 5 क्या लिख दिया, ये 5.2 है, ठीक है, ये कितना है? 5.2। अब आप रेशियो बनाओ, देखो इसको 20 लिख सकता हूँ और इसको 52 लिख सकता हूँ, तो ये 4 पंचे 5, हाँ 4 से 4 पंचे 20, 4 से कितनी बार? 13 चौके 52। तो इसका मतलब ये रेशियो पे, ये भी वही रेशियो पे काटेगा, 5 और 13 के रेशियो पे, 13 और 5 कितना? 18, 18 की वैल्यू है 9, 18 की वैल्यू है 9, तो मीन्स आधा है, 18 का आधा 9, तो 5 की वैल्यू भी क्या होगी फिर? उसका आधा, 2.5 आंसर, ठीक है? 18 की वैल्यू अगर 9 है, आधा हो रही है, तो इसका मतलब 5 की वैल्यू भी उससे क्या हो जाएगी? आधा हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ जाएं, चलो अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला गया है द रेशियो ऑफ इनकम, अच्छा ये तो कर दिया भाई, उसने बोल रखा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, PA एंड PB टेंजेंट टू अ सर्कल एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ध्यान से समझना, ये एक सर्कल है, ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा P से A और ये हो जाएगा आपके पास P से B, ठीक है, टेंजेंट हो गए PA और PB, ये इसका सेंटर है O, ठीक। इसकी रेडियस हमें दे रखी है 5, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 5। P से लेके O तक ये डिस्टेंस दे रखी है हमें 13, P से लेके O तक कितनी दे रखी है? 13। अब ये बोल रहा है PAB, ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये देखो ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा ना, उसको बोल रखा है M, PAB एरिया, PAB ट्राइंगल PAB, तो अंडर रूट M अपॉन N पूछा, क्या पूछा है? अंडर रूट M अपॉन N।
15 सॉरी √m/15। इसका मतलब सब कुछ m पे निर्भर करेगा, तो m कैसे निकालें, मतलब ये एरिया कैसे निकालें PAB का, तो ध्यान से समझो। देखो अगर ये 5 है, ये 13 है, तो आपको पता है टेंजेंट सेंटर से केंद्र से किस पे जो हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा पर अगर हम लोग क्या करते हैं लाइन ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर होती है। तो ये 13 अगर है हाइपोटेनियस बन जाएगा परपेंडिकुलर के सामने 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। ये हाइट है तो आधार कितना आ जाएगा 12, पाइथागोरस इतना समझ आता है, 888 लग जाएगा। अगर ये 12 हो जाएगा तो देखो मुझे ये वाली साइड चाहिए, कौन सी, ये वाली साइड। अगर ये वाली साइड पता चल जाती है ठीक, तो मुझे क्या करना है, दो साइड चाहिए, एक तो ये चाहिए, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ ना, एक तो ये चाहिए a से x, और दूसरी क्या चाहिए मुझे, क्योंकि ये भी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, ये भी क्या होगी इसमें परपेंडिकुलर होगी, और दूसरा क्या चाहिए मुझे o से x, ताकि मैं या p से x, तभी तो मैं हाफ हाइट इंटू बेस लगा पाऊंगा। मुझे सिर्फ ये वाले ट्राइंगल, देखो दूसरी पेन से करते हैं, ध्यान से समझना, मुझे इस वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए जिसको मैंने रेड ब्लैक कर दिया, अभी शेडेड कर दिया ना, इसका एरिया चाहिए, और इसी का डबल क्या हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा। तो इसका एरिया चाहिए के लिए मुझे सबसे पहले ये वाली लेंथ पता हो, नीचे जो हाइट कहूँगा मैं, और साथ ही साथ ये अगर पता चल जाए तो मैं इस टोटल में से इसको घटा दूंगा, दो चीज़ें। तो देखो सबसे पहले ऊपर वाला कैसे पता चलेगा, बहुत ईजी है, एरिया लगा दो AOP में, एरिया लगा दो सबसे पहले AOP में, तो हाफ 5 × 12, 5 × 12 बराबर, इसको परपेंडिकुलर मानेंगे तो हाफ h, अगर मैं बोलता हूँ इसको कुछ समय के लिए, इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 13 आएगा कि नहीं, ये बेस ये हाइट, तो इसका एरिया और वही इसका एरिया 90 डिग्री से, तो इससे ये कट जाएगा 12 × 5 = 60, तो h कितना आ जाएगा यहाँ पे, मैं इसकी हाइट को लिख लेता हूँ 60/13, 60/13 आएगा कि नहीं आएगा, h आ गया 60/13, पहली चीज़। अब ये तो मिल गया हाइट, अब मुझे ये बेस चाहिए, ये वाली चीज़, तो ये कैसे आएगी, देखो ये आएगी, अब इसमें लगाना आपको सिमिलैरिटी, कैसे लगाओगे, देखो बड़े वाले ट्रायंगल और सिर्फ इस वाले ट्रायंगल, देखना इन ट्रायंगल बड़ा वाला कौन सा AOP, और छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा, देखो ये वाला। अब बड़े वाले ट्रायंगल में A पे 90 है, छोटे वाले ट्रायंगल X पे 90 है, बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले दोनों ट्रायंगल में O कॉमन आ रहे कि नहीं भाई, O बड़े वाले में भी है, O छोटे वाले में भी है, इसका मतलब अब छोटे वाले ट्रायंगल के लिए A बच जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्या सिमिलर, बस लगा दो सिमिलरिटी। देखो मुझे चाहिए ये वाली साइड, तो इसका मतलब A के अपोजिट, तो A के अपोजिट वाला X और X के अपोजिट ये एंगल AOP, गड़बड़ कर दिया क्या कुछ, अच्छा ये बड़े वाले के लिए था ना AOP, ये तो बड़े वाले के लिए, X से नहीं लिखना है, X तो यहाँ से आएगा, X तो किसके सामने आएगा, छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा A, तो यहाँ पे X, ये छोटा वाला था ये बड़ा वाला, A के सामने X है ना, A के सामने अगर X है, या ये जो साइड है वो X ले ली, सपोज मैंने इसको X कर लिया ना, A के सामने X है, तो P के सामने कौन सा हो जाएगा 5, P के सामने कौन सा 5। अब देखो यहाँ से कौन सी वाली जो दोनों में कॉमन है वो ये साइड है, तो इसको ले लो, तो बड़े वाले में कौन सा आ जाएगा 12, बड़े वाले में कौन सा 12, और छोटे वाले में कौन सा आ जाएगा फिर 60/13, बस यहाँ से x निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर 12 से 5 बार, 5 × 5 = 25/13, तो x बराबर 25/13, 25/13, ठीक। तो अब एरिया निकाल देना है, अब क्या कर, ये समझ आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 25/13, तो बस अब एरिया निकाल देते हैं, ठीक। ये दो चीज़ें पता चल गई, अब तीसरी एरिया, देखो एरिया हो जाएगा हाफ बेस, बोलो कितना, इसमें से इसको घटाएंगे, किस में से 13 - 25/13, भाई एरिया, क्योंकि अब ये हो गया ना, ये अगर x है तो सिर्फ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 13 था, 13 - 25/13, कोई दिक्कत, ये अगर x है इतना, इसका एरिया इंटू हाइट कितनी है 60/13, कोई दिक्कत। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा ये 30 बार, कितना आएगा भाई 13 × 13 169 में से 25 माइनस करोगे तो 144/13 × 13, और इंटू क्या आ जाएगा 30 आएगा कि नहीं, ये 30 भी साथ में चिपका हुआ है, इतनी बात समझ आ जाएगी।
लेकिन हमें तो रूट m अपॉन कितना निकालना था 15, तो ये तो रूट m हो गया अपॉन 15 कर दो, अपॉन क्या कर दो 15, तो 15 से 15 दूनी 30, इतना ही तो आएगा, 15 दूनी 30, 13 बाहर निकल जाएगा, तो कहीं गड़बड़ है क्या इसमें जो एरिया होगा ना एरिया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। गड़बड़ क्या है कि हमने सिर्फ इसका एरिया निकाला, जबकि पूछा तो किसका था ए बी पी, जो ये एम था ना वो तो ए बी पी, तो इसका मतलब इस पूरे का जो एरिया होगा इसका क्या हो जाएगा डबल, ये करना थोड़ा सा रह गया था इसीलिए आंसर मैच नहीं कर। इंटू क्या हो जाएगा इसका डबल कर देंगे, यहीं पे 2 कर देता हूँ मैं, तो इसका मतलब इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये अंडर रूट के अंदर इंटू 2, तो इसका मतलब 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 12 दूनी 24/13 इसका क्या है आंसर। तो ये थोड़ा सा पढ़ने में और यहाँ पे लास्ट में ये थोड़ा सा, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ठीक, एरिया जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं था, बस यहाँ पे थोड़ा सा एरिया डबल करना रह गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है पाइप ए एक टैंक को भरता है 43.2 मिनट में, पाइप बी है 108, और वो बोल रहा है पाइप सी है जो 3 लीटर पर मिनट क्या करता है ये खाली करता है। तीनों को एक साथ खोल देते हैं ए प्लस बी, क्योंकि पाइप सी खाली कर रहा है ऑब्वियसली माइनस करेगा 54, तो एलसीएम लेना है, देखो एलसीएम आ जाएगा 8 चौके 32, तो पूरी बार कट रहा है 432, मैंने एलसीएम ले लिया, तो कितना आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी 10, इसको 10 बार कैंसिल करेगा, इसको 4 बार, और 54 से 4 दूनी 8, क्योंकि इसका 2 गुना, तो 8 बार, ये 8 चौके 32, 8 पंचे 40 और 3 43। तो पहले दो तो एफिशिएंसी में भर रहे थे, तो 14 हर मिनट का 14 भर रहे थे, लेकिन सी के आने के बाद ये हर मिनट का काम प्लस में 8 रह जाता है, प्लस में कितना रह जाता है 8, तो इसका मतलब सी का पर मिनट काम कितना हो जाएगा, फिर पर मिनट काम आ जाएगा 8 में से 6 को 14 में से 8 को माइनस करोगे तो 6, पर मिनट काम कितना हो जाएगा 6, तो इसका मतलब इसका जो टोटल टाइम जो लगाएगा 1 मिनट में 6 लीटर ये क्या कर रहे हैं खाली, तो इसको खाली करने में अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक, कितने मिनट लगाएगा फिर 6 7 42, 6 दूनी 12, 72 मिनट, तो 72 मिनट वो खाली करने में लगाएगा, और पर मिनट कितना खाली कर रहा है 3, तो 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 216 इसका क्या हो जाएगा लीटर कैपेसिटी हो जाएगी। आ जाएगी बात समझ, तो ये कुछ भी नहीं था, बेकार सा क्वेश्चन। अगला एलसीएम लेना आना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 15 - 4 रूट 14, ठीक, इसको सॉल्व करना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बहुत इजी है, एक तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, और ऑप्शन से कैसे कि ये जो बनाता है ना ये हर हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएगा, तो आप ये चेक कर लो कि यार दोनों का स्क्वायर कर, इसका सम कब 15 आ रहा है, स्क्वायर का सम कब 15 आ रहा है। दूसरा चीज़ क्या होगा, ये हमेशा बनाता है 2ab, तो बस यहाँ पे 2 चाहिए, तो इस 2 को यहाँ रहने दो, और ये हो जाएगा 4, बस इसके क्या कर दो फैक्टर कर दो, 7 दूनी 14, और ये 4 को अपनी जगह रहने दो, कैसे भी कर लो, ठीक है, इसको 2 2 भी कर लो, तो मुझे ऐसा पेयर बनाना है इनको मिला के कि जिसका सम कितना आ जाए 15, तो आप देखोगे भाई 4 दूनी 8 और 7 15 होता है ना, 8 धन 7 कितना होता है 15, तो आंसर बीच में माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा, और 8 और 7 15 हो रहा था, अंडर रूट के अंदर 8 माइनस अंडर रूट 7, ये 2√2 माइनस अंडर रूट 7 इसका आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं, बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो इसको भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा उसने बोल रखा है द कॉर्ड ए बी एंड सी डी एक्सटेंडेड मीट्स एट पॉइंट पी, 2 कॉर्ड होंगे भाई, ये सर्कल है, ये कर दिया, ठीक है, और ये आगे को लेके यहाँ पे ये पॉइंट सी है, टू ए बी एंड सी डी सी, उसने बोल रखा है ए डी इज द डायमीटर, चलो ये ए बी ये सी नहीं सी डी, और ये पॉइंट पी ए पी। अब ठीक है, ए डी को इसने बोल रखा है ये डायमीटर है, मतलब इसके बीच में कहीं पे हमारे पास सेंटर होगा, डी ए पी ये वाला एंगल दे रखा है उसने कितना 38,
और एक एंगल APC, ये वाला एंगल दे रखा है 30, और हमसे पूछा है CBD, ये वाला एंगल C से B को मिलाओ और B से D को। ठीक है, C से B को मिलाना और B से D को। देखो ये चीज़ पूछी हमसे, एंगल ये वाला CBD, ठीक, ये पूछे तो कैसे करोगे? देखो भाई D और B, DB कॉर्ड पे जो एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस पे वो सेम होगा। इसका मतलब इस कॉर्ड पर अगर ये 38 है तो बोलो ये भी कितना होगा? 38 होगा कि नहीं होगा? ये 38 होगा। सेमी सर्कल पे या रेडियस डायमीटर के साथ जो सेमी सर्कल पे एंगल बनता है वो पूरा कितना होता है? 90। पूरा कितना होगा? 90। ये एंगल होगा आपके पास कितना? 90। अब आप मुझे बताओ ट्राइंगल CPB का जो एक्सटीरियर एंगल है, BA को आगे लेके गए, जो PB को ना आगे को लेके गए A तक, तो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम क्या कहते हैं? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये कितना हो जाएगा? 68। भाई ये 38, ये 30, तो कितना हो जाएगा? 68। ये पूरा एंगल 90 था, ये 68 था, तो जो पूछा गया क्वेश्चन था वो क्या बन जाएगा फिर? आंसर 22 होगा कि नहीं होगा? भाई 2 जोड़ो 70 में 20 जोड़ो 90, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 22। इतनी बात आ जाएगी समझ? तो बस यही क्वेश्चन था इसमें। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन है ये लास्ट वाला। देखो उसने बोल रखा है x 75 45 15। ठीक, तो अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, देख लो। कभी भी अगर आपको एक साथ बहुत सारे इक्वल टू दिखते हैं तो उसी किसी अगले के इक्वल रख देना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब यहाँ से बताओ 75 k की पावर 1/x, सॉरी k की पावर x होगा क्योंकि 1 बाई नहीं, यहाँ पर 1/x इधर जाएगा तो k की पावर x। 45 k की पावर y, और 15 बराबर k की पावर z। ये 3 नहीं था, ये z। आ जाएगी बात समझ? फैक्टर करो, 75 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 15 गुणा 5, 15 गुणा 3, और ये 15 गुणा 1। अब आपको क्या करना है? देखो सब में 15 कॉमन है तो सबको 15 बनाना है, 15 बनाना है सबको। तो बताओ ये दोनों 15 कब होंगे फिर? ये दोनों 15 कब? भाई यहाँ से तो 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, ये भी 15, बट यहाँ पे मैंने बोला सबको 15 के फॉर्म में बनाना है, तो इसका मतलब एक और 15 कब आएगा? जब मैं इन दोनों को एक साथ गुणा करूँगा। इसका मतलब 15 × 5 × 15 × 3, एक 15 ये है, एक 15 ये है, और एक 15 आ जाएगा इनसे। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब यहाँ पे ये 15 की घात कितनी बना रहे हैं? 3 बना रहे कि नहीं बना रहे? 15 की घात 3। अब आप देखो इन दोनों को मिला के मुझे 15 की पावर 3 मिल रही है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या थी? भाई ये वाली वैल्यू क्या है? k की पावर x इंटू k की पावर y है, इक्वेस टू k की पावर 3z लिख सकता हूं मैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई k की पावर 3, क्योंकि ये 15 की पावर 3 है ना, तो 15 की पावर 3 मतलब 15 की वैल्यू किसके बराबर? k की पावर z के बराबर, और 15 की पावर 3 मतलब इसका क्यूब करोगे तो इसका भी क्यूब कर दो तो 3z हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब आप बताओ इस कंडीशन में पावर ऐड हो जाती है तो x + y बराबर किसके? 3z के। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बात आ जाएगी समझ? कंसेप्ट समझे? कुछ भी नहीं करना है भाई, जो कॉमन है सब में उसको रखो। सबसे पहली चीज़ तो ये, जब आपको बराबर दिखते हैं ना 2-3 बार, तो उसको एक तीसरे के बराबर या चौथे के बराबर रख लो। आगे जब जो कॉमन है सबको उसी में तोड़ दो, जो कॉमन है सबको उसी में तोड़ दो, और उसके बाद देखोगे कौन सा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ये आपको भिड़ाना आना चाहिए, पक्का आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन होता है ये। कई सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में करते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x + y = 3z। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ 10 से 15 क्वेश्चन आज हमने कर रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर आप प्रैक्टिस करो, और ये इंपॉर्टेंट भी है। आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे, अच्छे एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।